फर्स्ट डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, कि हमारे पास प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। प्लेन मिरर की अगर मैं एग्जांपल लूँ ना तो एवरीडे लाइफ में लुकिंग ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेन मिरर। हम सुबह सुबह उठते हैं, शीशा देखते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, एक प्लेन मिरर ही है। तो ये हमारे पास हो गया एक प्लेन मिरर, और ये हमने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट को लिया, ठीक है, यानी एक इंसान इसके सामने खड़ा है। जब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करे थे तो हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर, कि अगर लाइट किसी सरफेस पे टकराई तो उसी सेम एंगल के साथ वापस उसी सेम मीडियम में चली जाएगी। तो मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूँ कि ये मेरे पास एक मिरर है और लाइट कैसे फॉल कर रही है, नॉर्मली, लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन दी सरफेस। कैसे फॉल कर रही है, नॉर्मली ऑन दी सरफेस। तो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। नॉर्मल रे यानी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो यही हमारे पास नॉर्मल रे होगी और यही हमारे पास क्या होगी, इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर एंगल आई क्या हो गया, 0। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो गया, यहाँ से टकरा कर वापिस चली जाएगी। दैट मीन्स वो अपने पाथ को क्या कर लेती है, रीट्रेस कर लेती है। वो अपने पाथ को क्या कर लेती है, रीट्रेस। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया कि व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस, वो वापस अपने पाथ को रीट्रेस कर लेती है बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 0। तो हम यहाँ पर बात करें इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, कि लेट हमारे पास एक रे ऐसे गई है, ये कैसे फॉल कर रही है, इस मिरर के ऊपर नॉर्मली फॉल कर रही है, तो वापिस अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। और अगर मेरे पास एक रे इस तरीके से इस पॉइंट पर गिरी है और विद एन एंगल आई, तो सेम एंगल बनाते हुए वो वापिस चली जाएगी। तो अगर हमें पता है कि एक रे ऐसे जा रही है और एक इस तरीके से जा रही है, तो ये कभी भी एक्चुअल मीट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि इस पॉइंट पे जाकर, क्या देखते हैं कि इस पॉइंट पे जाकर हमारा जो इमेज बनकर आई है, तो ये हमारे पास है इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने खड़ा है एट ए डिस्टेंस u, तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनती है, बिहाइंड दी मिरर। और यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ये अपीयर्स टू मीट है। तो यहाँ हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट दो हमारे पास नेचर ऑफ इमेज होते हैं, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है कि जब भी दो लाइट आपस में एक्चुअल में एक दूसरे को काटती हैं तो हमने क्या कहा, रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, जब एक्चुअल इंटरसेक्शन ना होके हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं तो वो जाकर मिली है, कि अपीयर्स टू मीट है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल। और इरेक्ट मतलब सीधी खड़ी, मतलब हेड टू हेड एंड फुट टू फुट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इसका नेचर क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि जो इमेज फॉर्म हुई है बाय ए प्लेन मिरर, कि उसका जो साइज है यानी एच आई इज इक्वल टू एच नोट, यानी साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही हमारे पास क्या निकल कर आएगा, साइज ऑफ इमेज, एच आई इज इक्वल टू एच नोट। थर्ड हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। जो इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू या सेम है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इमेज यहाँ बनी है मिरर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। इसको हम क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस।
और इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या निकल कर आई कि इमेज डिस्टेंस दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर सेम एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोर्थ हमारे पास क्या निकल कर आई है कि ये हमें क्या शो करता है, लेटरली इन्वर्टेड। क्या शो करता है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास अगर मैंने प्लेन मिरर के सामने एल लेटर को इस तरीके से रखा हुआ है तो हमें कैसे दिखाई देगा, इस तरीके से। अगर हम शीशे के सामने या लुकिंग ग्लास के सामने खड़े हैं तो हमारे लेफ्ट है वो राइट दिखाई देगा और राइट है वो लेफ्ट दिखाई देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। तो यहाँ हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर को डिस्कस किया है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि जो इमेज बनी है उस इमेज का नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड हमारे पास क्या है कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द थर्ड इज इमेज डिस्टेंस इज सेम एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और फोर्थ हमारे पास क्या है, लेटरली इन्वर्टेड। तो ये हमारे पास टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर का कंप्लीट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे रोटेशन ऑफ मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पैरेलल प्लेन मिरर। दोनों टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको बड़े ध्यान से देखना है कि ये किस तरीके से होता है। रोटेशन ऑफ मिरर बेसिकली क्या है कि अगर मैंने एक मिरर को रखा, ठीक है, ये मैंने एक मिरर हो गया मेरे पास और ये मिरर है M1। ये हमारे पास कोई लाइट सोर्स है और इस लाइट सोर्स से एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, इंसिडेंट रे। और हमें पता है कि मिरर है, हाईली पॉलिश सरफेस है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन। इस प्लेन मिरर का मैंने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, जिसको मैंने बोला N1। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमारे पास क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे, इसको मैंने क्या बोल दिया, R1। ये एंगल I है, ऑब्वियसली ये भी एंगल I होगा ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सिंपल है, प्लेन मिरर है M1, यहाँ लाइट सोर्स रखा हुआ है, इंसिडेंट रे आ रही है और ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और ये R1। अब मेन पॉइंट हमारे पास क्या है कि रोटेशन ऑफ मिरर, कि इस मिरर को रोटेट कर दे तो क्या होगा। पहले हमारे पास मिरर था ये M1 मिरर, नाउ मैंने इस मिरर को रोटेट किया बाय एंगल थीटा, इस तरीके से मैंने इसको रोटेट कर दिया। तो अब मेरी जो मिरर है वही M1 ही और उसको मैंने रोटेट कर दिया बाय एंगल थीटा। क्लियर इतना। अगर मैं इसको रोटेट कर रही हूँ बाय एंगल थीटा टू कीप या टू कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स, जो लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट है ये तो फिक्स ही रहेगा, तो इंसिडेंट रे हमारी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। लेकिन मैंने किसको रोटेट कर दिया है, मिरर को रोटेट कर दिया है बाय एंगल थीटा। तो हमारा क्वेश्चन ये आता है कि अब जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो न्यू रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो अपने ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे से कितने एंगल पे टर्न हुई है। हमारा मेन पॉइंट यही है जो हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है, पहले हमारे पास ये था और ये इसका नॉर्मल था। नाउ अब मैंने इसको शिफ्ट कर दिया तो ऑब्वियसली इसका नॉर्मल भी शिफ्ट होगा। पहले नॉर्मल ये था परपेंडिकुलर, अब इसका क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसका नॉर्मल होगा और वो नॉर्मल मैंने क्या ले लिया, N2। क्या ले लिया, N2। हमें ये पता है कि अगर मिरर शिफ्ट हुआ है बाय एंगल थीटा तो नॉर्मल भी क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है, और वो नॉर्मल कितना शिफ्ट होगा, थीटा एंगल से। तो इसका मतलब मैं N1 और N2 में अगर एंगल निकालूं तो वो क्या निकल कर आया, थीटा। ये क्या निकल कर आया मेरे पास, थीटा। लेकिन इंसिडेंट रे क्या रहेगी, वही रहेगी, फिक्स रहेगी। लेकिन न्यू नॉर्मल कौन सा आ गया हमारे पास, N2। तो ये नॉर्मल N2 है और ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल टोटल कितना हो गया, I प्लस में थीटा। कितना हो गया, I प्लस थीटा। ये हमारे पास R1 है और ये हमारे पास क्या है, N2।
इतने ही आई प्लस थीटा से हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जाएगी, उसको हमने क्या बोल दिया, R2। आई प्लस थीटा इंसिडेंट रे और N2 के बीच का एंगल है, तो ऑब्वियसली जो न्यू रिफ्लेक्टेड रे है R2 उसके और N2 के बीच में एंगल कितना होगा, आई प्लस थीटा। लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है कि हमें R2 और R1 यानी ये जो R2 है फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, ये इससे कितने एंगल पे टर्न हुई है, ये हमारा मेन मोटो है निकालने का। अगर ये आई प्लस थीटा है और ये अकेला थीटा है तो ये जो R1 है ये हमारे पास कितना निकल कर आएगा, देखो इस N1 से हमारे पास कितना है, ये N1 से R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास I, और N1 और N2 में कितना एंगल है, थीटा। तो डेट मीन्स N2 और R1 में कितना एंगल हो गया, I माइनस थीटा। N2 और R1 में एंगल कितना हो गया, I माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ N1 से R1 कितना था I, लेकिन N1 से N2 कितना था थीटा, तो N2 से R1 कितना हो जाएगा, I माइनस थीटा। तो N2 से R1 कितना है, I माइनस थीटा, और N2 से R2 कितना है, I प्लस थीटा। N2 से R2 कितना है, I प्लस थीटा। बट हमें किसका निकालना है, R1 और R2 का, तो हम कर देंगे I प्लस थीटा माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो गया हमारे पास I प्लस थीटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, I माइनस थीटा। तो हमारे पास निकल कर आएगा I प्लस थीटा माइनस I माइनस थीटा, तो हो गया I प्लस थीटा माइनस I प्लस थीटा, तो हमारे पास क्या निकल कर आया, 2 थीटा। तो रोटेशन ऑफ मिरर में हमने क्या कहा कि इफ हमारा जो मिरर है रोटेट बाय एन एंगल थीटा, देन फाइनल रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स 2 थीटा। कितनी टर्न्स करेगी, 2 थीटा। एग्जाम्पल, अगर किसी मिरर को हम रोटेट करें बाय 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है वो अपनी ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे से कितना शिफ्ट करेगी, 60 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या था टॉपिक, रोटेशन ऑफ मिरर। फिर से देख लो, ये मिरर M1 है, सोर्स ऑफ लाइट फिक्स है, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, और देन रिफ्लेक्टेड रे R1 और N1 उसका नॉर्मल। अब मैंने इसी मिरर को शिफ्ट कर दिया बाय एन एंगल थीटा, तो उसका नॉर्मल भी शिफ्ट होगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, लेकिन इंसिडेंट रे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि हम लाइट सोर्स को फिक्स रख रहे हैं। तो हमारा मेन क्या है, R2 निकालना। पहले I और N1 के बीच में एंगल कितना हो गया, I, R1 का भी कितना था, I। अगर मिरर शिफ्ट हो रहा है थीटा, तो ऑब्वियसली नॉर्मल भी शिफ्ट होगा थीटा, तो ये कंप्लीट एंगल हो गया I प्लस थीटा। तो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे N2 से कितना हो जाएगा, I प्लस थीटा। यहाँ से हमने निकाल दिया I, और यहाँ से निकल गया I माइनस थीटा, और देन हमने निकाल दिया 2 थीटा। तो ये था हमारे पास रोटेशन ऑफ मिरर। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें पता है कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, जितनी भी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं, अगर दो प्लेन मिरर आपस में किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होंगी, n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा। अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, E1, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, E1, तो हम क्या कर देते हैं, n माइनस में 1। लेट अगर मेरा थीटा क्या हो, 90 डिग्री, तो n क्या हो जाएगा, 360 बाय 90, क्या वैल्यू आई, 4 क्या है, E1, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी, 3। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल 90 डिग्री, कितनी आई, n इज इक्वल टू 3। वही अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा अगर क्या आती है, ओड, तो हम क्या रखेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे n। n कब रखेंगे, जब हमारे पास एसिमेट्रिकल हो। अगर सिमेट्रिकल हो तो हम क्या रखेंगे, n माइनस 1। अगर मैं बात करूं कि यही वैल्यू किस में आ जाए, फ्रैक्शन में, यही वैल्यू किस में आ जाए, फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 360 बाई 80, ठीक है, वैल्यू हमारे पास आ गई 4.5,
तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी 4। अगर हमारे पास एंगल क्या हो 70 डिग्री, तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी नंबर ऑफ इमेजेस 5। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि अगर दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। लेकिन अगर वही प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो, क्या हो एक दूसरे के पैरेलल, तो दैट मीन्स थीटा 0 डिग्री, यानी n इज इक्वल टू 360/0, यानी n कितना हो गया, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड होंगी अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है बिटवीन टू प्लेन मिरर। तो मैं इसी को डिटेल में करवाती हूँ और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। कल हम स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनो। ये टॉपिक नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में कब होता है, जैसे मैं बोलती हूँ ये एक प्लेन मिरर है जिसको मैंने बोला M1, ये हमारे पास क्या हो गया M2, दूसरा प्लेन मिरर है जिसको मैंने क्या बोला M2, और यहाँ हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इसका एग्जांपल है बार्बर शॉप, नाई की दुकान में जब आप जाते हो, तो नाई की दुकान में जब आप जाते हो तो क्या देखते हो कि कोई जो मैन या ऑब्जेक्ट है उसके सामने भी एक मिरर रखा होता है और उसके एक पीछे भी एक मिरर रखा होता है। और जब हम दोनों मिरर में देखते हैं तो हमारी डिफरेंट क्या दिखाई देती हैं, इमेज दिखाई देती हैं। सॉरी डिफरेंट नहीं, इन्फिनाइट इमेज दिखाई देती है। यहाँ पर भी हमारे पास इन्फिनाइट इमेज दिखाई देंगी और यहाँ पर भी इन्फिनाइट इमेज दिखाई देंगी, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ती है उनकी ब्राइटनेस यानी उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को क्या रखा है प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये M1 से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और M2 से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ऑब्जेक्ट O M1 से 1 सेंटीमीटर पे है और M2 से 2 सेंटीमीटर है, यानी ऑब्जेक्ट के सामने एक और मिरर है, पीछे भी एक मिरर है और हमारे पास इन्फिनाइट इमेज फॉर्म्ड होगी। कैसे, यहाँ से एक रे गई, वो यू टकराई, देन वो यू टकराई और इस तरीके से वो चली गई। यहाँ से हमारे पास एक और गई, देन वो यू टकराई और इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब मैंने इसको मिलाया तो ये एक इमेज बन गई जिसको मैंने बोला I1। यहाँ से जब मैं इसको मिलाऊंगी तो ये एक इमेज बन गई जिसको बोला मैंने I2। नाउ यहाँ हमारे पास ये इमेज आ गई और इसको मैंने ले लिया I3 और इसको मैंने ले लिया I4। ठीक है, M1 की साइड मैं ओड ले रही हूँ और M2 की साइड में इवन ले रही हूँ। अब हमारा मेन मकसद है I1, I2, I3 और I4 की वैल्यू को निकालना। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इसकी जो फर्स्ट इमेज है वो भी क्या रहेगी 1 सेंटीमीटर ही। सिमिलरली ये क्या रहेगी 2 सेंटीमीटर ही। अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था, अगर प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज डिस्टेंस सेम होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, इसलिए फर्स्ट इमेज को निकालना बड़ा ही ईजी है। यह भी 1 सेंटीमीटर रहेगा और ये 2 सेंटीमीटर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाते हैं। ऐसे ही मुझे अगर और बाकी निकालना हो I9, I10, I15, I16, तो इन सब के लिए एक ट्रिक है। ये ट्रिक बहुत ही ईजी है और इससे आप चाहे कितने नंबर ऑफ इमेजेस को निकाल सकते हो। ये ट्रिक क्या है कि यहाँ मैंने रखा M1 और यहाँ मैंने रखा M2। M1 से हमारे पास कितना है, जो I1 है वो कितनी बनकर आई 1 और M2 पे कितनी बनकर आई 2। टोटल जो हमारे पास D हमारे पास हो गया ये डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन मिरर। तो D हमारे पास कितना है 1 प्लस में 2 3, तो कुछ नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये कितना हो गया 5, यहाँ कितना हुआ 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना होगा 9। फिर इस तरीके से हम करते जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये एक ट्रिक है, तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं कि
कि अगर ये हमारे पास ये बनकर आएगी, इसकी ये होगी हमारे पास I1, ये I2, ये I3, ये I4, ये I5 और ये I6 एंड सो ऑन। तो I3 की वैल्यू क्या निकल कर आई 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या निकल कर आई 4 सेंटीमीटर। तो हम ये एक ट्रिक है जिससे हम इनकी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका अगर मैं निकालूं कि अगर मुझे निकालना हो डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग इमेज, क्या निकालना हो डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग इमेज दैट इज I1 एंड I2 ऑन M1 एंड M2। तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है 2ml या 2ND। एन हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3 4 इस तरीके से और डी हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर। तो मैं फर्स्ट का हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग इमेज, टू नेबरिंग इमेज ऑन मिरर M1 एंड M2। M1 की नियरेस्ट नेबरिंग इमेज क्या है I1 है, M2 की नियरेस्ट इमेज क्या है I2। तो अब मुझे क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है बिटवीन I1 एंड I2। क्या निकालना है बिटवीन I1 एंड I2। तो ये हमारे पास इसके लिए बहुत ही इजी फॉर्मूला है 2ND। एन हमारे पास होगा 1 2 3 4 लाइक दैट और डी की हमारे पास हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर। तो डिस्टेंस कितना है मिरर के बीच में 1 प्लस में 2 कितना हो गया 3। तो यहाँ पर क्या निकल कर आया 2n की वैल्यू 1 एंड डी 3। तो क्या निकल कर आई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। यानी डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नेबरिंग इमेज ऑन M1 एंड M2 कितना निकल गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर मुझे निकालना हो डिस्टेंस बिटवीन ये सेकंड नेबरिंग इमेज यानी I3 और I4, I3 और I4 के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और हमारे पास कितना हो जाएगा 3। तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये था हमारे पास ट्रिक के अकॉर्डिंग कि हमें किस तरीके से निकालना है। ऐसे हम बहुत डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर मैं इसको समझाऊं जैसे प्लेन मिरर के टर्म्स में, तो हमें पता है कि I1 और I2 निकालना इजी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस M1 से इमेज डिस्टेंस दोनों क्या होगा सेम 1 एंड 1, यहाँ 2 और 2। लेकिन अगर मुझे निकालना हो I4, क्या निकालना हो I4 की वैल्यू निकालना हो, तो ध्यान से देखो कि I4 इमेज बनी है, किसकी इमेज बनी है I4 इमेज बनी है किसकी, ये कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है मुझे I1 से। तो दैट मीन्स I1 एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर इमेज I4। I1 किसका काम करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा जिसकी इमेज क्या होगी I4। तो ये हमारे पास मिरर हो गया जो कि कितना है M2। यहाँ से हमारे पास क्या होगी I4 बन गई। ये हमारे पास क्या था I1। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये क्या हो जाएगी उसकी इमेज। तो हम I1 डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम मिरर M2। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये क्या बन गया इमेज डिस्टेंस, क्योंकि I1 यहाँ पर किसका काम कर रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो I1 का M2 से डिस्टेंस लो, I1 का M2 से डिस्टेंस कितना हो गया 1 प्लस 2 कितना हुआ 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो M2 से I4 भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने वैल्यू क्या निकाल दी 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहाँ से हमने I4 की वैल्यू निकाली है। सेम हम अगर मुझे निकालनी हो I3 की वैल्यू, किसकी निकालनी है I3, तो I3 हमें क्या लगता है कि ये कहाँ से आ रही है, किसकी इमेज बनी है इस रे की, और ये कहाँ जो रे है ये कहाँ से आ रही है, ये अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम I2। तो दैट मीन्स I2 एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर इमेज I3।
अब क्या होगा हमारे पास, अब ये मिरर है M1 और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है I2 जिसकी इमेज कहाँ बनी है I3 पे। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, M1 से अगर मैंने I2 का डिस्टेंस निकाल लिया तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। तो M1 से निकालो 1 + 2 3 + 2 5, तो M1 से इसका भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ट्रिक को भी अगर हम देखें ना ध्यान से तो ट्रिक में भी यही दे रखा है कि I1 1 सेंटीमीटर है फ्रॉम मिरर M1 एंड I2 हमारे फ्रॉम मिरर M2 से कितना है 2 सेंटीमीटर, I3 मिरर M1 से कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और I2 हमारे पास और I4 कितना है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर M2। ऐसे मुझे I5 निकालना हो, I6 निकालना हो तो मैं इसको ऐसे कंटिन्यूसली करती जाऊंगी, +3 और ये वैल्यू हमारे पास आती जाएंगी। तो ये तो ट्रिक है, आप इजीली आप निकाल सकते हो और ये हमारे पास उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है। तो अब आप समझे कि हमारे जब हम नाई की दुकान पे जाते हैं और हम 2 मिरर के बीच में रखे हुए होते हैं तो हमारी नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं, लेकिन ये जो नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं, जो इन्फिनाइट इमेजेस बनती हैं, ये एक फिक्स डिस्टेंस पर होती हैं। ऐसे नहीं कि रैंडमली कितनी डिस्टेंस पर हो जाए, नहीं, ये एक फिक्स डिस्टेंस पे होती हैं। और इस फिक्स डिस्टेंस को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि होमवर्क थोड़ा सा देख लो ध्यान से कि वही 2 प्लेन मिरर हैं, 2 प्लेन मिरर हैं और मैंने ऑब्जेक्ट को रखा 3 सेंटीमीटर और यहाँ से क्या रख दिया 5 सेंटीमीटर। मिरर M1 से क्या रख दिया 3 सेंटीमीटर और मिरर M2 से क्या रख दिया 5 सेंटीमीटर। तो तुम्हें इन बेसिकली I1, I2, I3, I4 इन सब की वैल्यूज निकालनी है और साथ में निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन 2 फर्स्ट नेबरिंग इमेज, सेकंड नेबरिंग इमेज, इन सब की वैल्यूज को निकालना है। हम जो नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस रहेगी वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की रहेगी, पार्ट 2 रहेगा, लेकिन स्फेरिकल मिरर का। आज हमने प्लेन मिरर का डिस्कस कर लिया है, कल हम स्फेरिकल मिरर का डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, पहले उसी का ही सॉल्यूशन हम करेंगे। ओके, थैंक यू।